हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ही लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 मोशन। मेरे ख्याल से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कवर कर चुके थे। तो सबसे पहली बात मैं एक डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दूं। मैं अगर रियलिटी में देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका इधर आ रहा है तो हम लोग लेते हैं इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और मान लीजिए कि कहीं से चलते चलते और वापिस वहीं पर आ जा रहा है, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और जीरो। तो सर ऐसे कोई एग्जांपल दिया जाए? चलिए एग्जांपल देते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और मान लीजिए कि यहां पर भाई साहब कोई प्यारा सा लड़का है, भाई साहब, हाँ प्यारा लड़का है, तुम लोग जैसे, है ना। चलिए, और ट्रैक भी बना दे क्या? लो ट्रैक भी बना दे रहा एकदम बढ़िया। ये ट्रैक भी बन गया। और इस पे बंदा जो है पहले इधर चल रहा है, ए से भी 10 मीटर, ए से भी चल रहा है आपका 10 मीटर चल रहा है। और उसके बाद ये वापिस आ जा रहा है 4 मीटर, ये वापिस आ जा रहा है 4 मीटर। तो मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेटा देखिए ध्यान से कि अगर मुझे ए टू सी का अगर मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। जब ध्यान समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सबसे पहली बात देखो, ये इसका इनिशियल हो गया, ये इसका हो गया फाइनल। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट होगा ना भाई साहब, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि सर ये 10 था, ये 4 था, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो इसकी वैल्यू थी, यानी ये क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था मेरे भाई साहब। ये इसका क्या था, मैग्नीट्यूड था। और ये इधर है तो ये प्लस में आंसर आएगा, यानी ये डायरेक्शन होगा। यानी बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट +6 मीटर। ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से पीछे वाले पेज पे चलते, इसी कॉपी कर लें क्या? चलो इसी कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ आगे, आ जाओ, यस आगे आ गए। और इन सब फालतू चीजों को हटा देते हैं, है ना। थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा हम लोग के लिए। देख लो कहां भाग रहे, मत भाग भाई। चलिए आ जाइए। अब यही रहो भाई। चलिए, आप ए से भी गए 10 मीटर, ए से भी गए आप 10 मीटर। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बी से यहां पर चल रहे हैं। और भाई साहब चल गया मैं 12 मीटर। लो भाई साहब 12 मीटर चल गए। तो देखो इस बार ये इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर है और फाइनल पॉइंट यहां पर है। हमें तो पता चल गया भाई साहब कि डिस्प्लेसमेंट यही होगा। और ये 12 में 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा, इनिशियल से फाइनल, ये इधर होगा भाई साहब। और जो की वैल्यू अगर मैं लिखूं ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं मैं तो लिखूंगा 2 मीटर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है मेरे भाई, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, इधर देखिए, आपका पॉजिटिव भी हो गया और आपका निगेटिव भी हो गया। पॉजिटिव भी होकर क्या हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब जीरो वाला एग्जांपल लेते भाई। अब जीरो वाले बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि सर क्या आप फालतू बात कर रहे हैं यार, इतना आसान है ना। लो एक प्यारा सा गोला बना दिया हमने और चलने लगे कहां से, ए, और फिर ऐसे चलते 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 जहां से चले वहीं पर वापस आ गए। तो इस केस में ए टू ए का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होने वाला है, बोलो,
जीरो होने वाला है भाई साहब, जीरो, शून्य, शून्य होने वाला है ना। तो यहां पर समझा रहा था मैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके बाद डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अक्सर अक्सर बच्चे जो है, अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछ ले रहा हूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अरे 10 पेज खाली है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं और सोचिएगा, देखिए बेटा, आखिर कुछ तो ऐसी बात होगी ना, यहां पर मैं इतना गौर कर रहा हूं इस टॉपिक पे। चलिए, आप मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किए, बी से बी पर पहुंचे 10 मीटर। मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताइए, मतलब कि बड़ा है, छोटा है कि बराबर है। तो देखो मैक्सिमम बच्चा बोलेगा अच्छा सर क्या आप भी मजाक कर लो, ए से बी का डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे भाई साहब इसको, 90% बच्चे बोलेंगे, है ना। 10% बच्चा नहीं बोलेगा, उससे भाई IIT क्वालिफाई करना, मेडिकल क्वालिफाई करना उसको, है ना, ओलंपियाड देना उसको। तो ये बातें ध्यान रखेगा। तो हम ये वो हमेशा 90% बच्चे क्या बोलेंगे कि सर डिस्टेंस यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डिस्टेंस यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल जान लीजिए गलत है। अब कहोगे सर भावले हो गए क्या, ये कहां से गलत हो गया? तो साफ साफ दिख रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी मेरे भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है। कभी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बराबर नहीं हो सकती। तो सर आप बताओ, तो मैं इसको क्या बोलूं? तो याद रखिएगा, ये आप जो बोल रहे हो ना, जो 10 मीटर बोल रहे हो, 10 मीटर उसके संग प्लस माइनस या डायरेक्शन नहीं बोल रहे हो, वो जो 10 मीटर है ना बेटा, वो आपका मैग्नीट्यूड है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर होता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है। मैं ऐसे बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा है। मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट की मतलब देखिए, हालांकि डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है तो बराबर होता है ना। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपके डिस्टेंस से कम या बराबर हो सकता है ना। तो आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे आप इसमें देखिए, इसमें क्या था भाई, अगर इसका रेडियस r था, है ना, तो डिस्टेंस आपका 2 पाई r है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला मेरे भाई। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा है। यानी डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए कि अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस क्या है आपका 10 और 12 कितना हो गया 22 मीटर। तो बोलो जो डिस्टेंस है, और देखो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है ना। और यहां पर देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन हमने अभी जस्ट कराया, कुछ ही देर पहले कराया है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो बराबर है, नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो दो चीज बोल सकता हूं मैं कि जो डिस्टेंस होता है वो, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे 12:45 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। मैंने कहा आज करके रखूंगा, कल बहुत बिजी शेड्यूल है अपना, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर सेकेंड पार्ट लाइए, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो वैल्यू होगी वो अधिक होगा या इसके बराबर होगा वैसा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखेगा, ये 9th क्लास का बच्चा इसको याद रखेगा। अगर जिसको थोड़ा और अच्छा करना है वो ऐसे लिखेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 के बराबर होगा, और ये मैग्नीट्यूड भी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये बेहतरीन भाई साहब स्टेटमेंट, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे लगभग 1.5 लेक्चर ले लिया हमने आपसे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एक छोटी सी बात है, जानते रहिए आप लोग कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में भाई साहब कई ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं किस ब्रांच की बात कर रहा हूं, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। इस मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं मेरे भाई साहब। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, है ना। अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब एरो, ये
चलो तो थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, और थोड़ा साइड कर दे रहा हूं। चलो भी आ जाओ। तो जो फिजिक्स होता है उसमें जो मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करते हैं। रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ओके, उसके बाद देखो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स होता है। अगला होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायनामिक्स, डायनामिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं रेस्ट में, है ना। स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? सर मोशन में स्टडी करते हैं। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी स्टडी करेंगे। सर ये भी मोशन में होगा तभी स्टडी करेंगे। सर ये कौन सी बात हो गई? काइनेमेटिक्स भी मोशन की स्टडी है, ऑब्जेक्ट के मोशन में स्टडी है, और डायनेमिक्स भी ऑब्जेक्ट का मोशन में स्टडी है। ये क्या मतलब है? तो मतलब ये है मेरे दोस्त कि जब आप पढ़ेंगे कि साइकिल चल रही है, साइकिल की स्पीड बढ़ रही है ना, साइकिल स्पीड घट रही है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि उसकी स्पीड क्यों घट रही है। हमें पता है कि साइकिल फ्रिक्शन की वजह से घट रही है ना। तो हमें जब ये ना जानना हो कि कॉज क्या था उसका, तो जब कॉज नहीं जानना होगा, मतलब कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे, तो वो काइनेमेटिक्स में आता है। और जब कॉज के बारे में जानना चाहेंगे हम, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। आई होप आप लोग को बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत आसान होता है, जहां पर खड़े होकर मैं किसी चीज को देख रहा हूं ना, मैं जहां पर खड़े होकर मैं किसी चीज को देख रहा हूं, तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे क्वेश्चन कि अब ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। अब मान लो कोई पार्टिकल यहां ए से चला और बी पर पहुंच गया भाई, तो इसका ए कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ये 1D में है। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और इसका 2 कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो मैं बोलूंगा 2D में है। बोलो किसमें है? 2D में है। 3D मिल जाएगा कि नहीं फिगर भाई मुझे? इसमें मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगा, बनाना पड़ेगा मुझको। ये ले लीजिए इस तरह, ठीक है। बस 1 मिनट दीजिए। मान लीजिए आप यहां से चलना स्टार्ट किए, ये ज्यादा देखो व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। ये ले भैया ऐसे हो गया, चलो यहां चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचे, तो आप देख रहे होगे कि ये 3 एक्सिस बदलेगी इसमें, मतलब एक्स भी बदलेगा। यहां पर देखिए, ये आपका किसी प्लेन में नहीं चल रहा है, ये स्पेस में चल रहा है, मतलब कोने रूम के इस कोने से उस कोने तक, मतलब इसमें 3 कोऑर्डिनेट चेंज होगी। ये आपका 3D मोशन होगा। क्या होगा? 3D, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बदले। जैसे कोई अगर वायर पे कीड़ा चल रहा भाई साहब, वो 1D हो गया। कैरम बोर्ड खेल रहे हो, देखो एक्स और वाई 2 एक्सिस बदलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? 2D बोलेंगे। अब जब चिड़िया भाई स्पेस में उड़ेगी, एक्स बदल रहा, वाई बदल रहा, जेड बदल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 3D में। अब कई बच्चा बोलेगा सर हमने तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस केवल पढ़ा है ना, हमारे मास्टर ने तो हमको यही पढ़ाया बस, है ना। मास्टर मैं भी हो सकता हूं भाई, क्योंकि छोटे क्लास में इतना ही बताया जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। याद रखिएगा कि ये 2D है भाई साहब, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं 2D है ना। यहां पर आप जान लीजिए कि 3D डायग्राम्स हैं, इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। एक बच्चे का और मैसेज आया था हमारे पास कि सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जैसे देखिए बेटा, आप अगर कोई डिस्टेंस चल रहे हैं और वो डिस्टेंस आपके साइज के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा हो डिस्टेंस, तो आप कहलाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी खींच दिया मैंने इसको, ताकि हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो आसान होता भाई साहब, यूनिफॉर्म बहुत आसान है, मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई आदमी या कोई गाड़ी या कोई भी पर्सन भाई साहब अगर इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, तो जान लीजिए कि उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन
यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वो इक्वल टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पूरा हरा रस लिख दिया भाई मैंने, व्हाइट व्हाइट की जगह मैंने पूरा हरा कर दिया, है ना। मतलब हर एक सेकंड में तुम 2-2 मीटर चलो, 2-2 मीटर, तो क्या कहलाएगा वो, यूनिफॉर्म। अब पता चल रहा है कि हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में तुम चले 2 मीटर, अगले सेकंड में चले 10 मीटर, और अगले सेकंड में चले 40 मीटर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा आपका। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, और ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है आपका स्पीड, है ना। तो स्पीड जो होता है वो होता है आपका डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन 1 सेकेंड, in 1 second is called क्या कहलाएगा भाई साहब, स्पीड। चलिए आते हैं इसके एसआई यूनिट पे, आते हैं इसके भैया, आ जाते हैं एसआई यूनिट पे। जो इसका एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड भैया, अगर तुमको ना पता हो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, मुझे मैसेज करिएगा, मैं उस पर जरूर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। ये एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में होता भाई साहब वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बहुत ही गाड़ियों में देखते हो जनरली यूज होता है किलोमीटर पर आवर। तो एक अनदर यूनिट भी है, वो होता है आपका किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर है यानी 1000 मीटर, और आर का मतलब 3600 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/18। इसका मतलब जब भी किलोमीटर पर आवर दिया रहे तो उसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट कन्वर्ट्स इनटू मीटर पर सेकेंड। इसका उल्टा बोल दूं, जब मीटर पर सेकेंड को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसी लगे हाथ भैया, छोटे छोटे क्वेश्चन में देख लो, 72 किलोमीटर पर आवर। सर क्या करें बताइए, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस 18 4 जा तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये सब चीजें बहुत आसान होती है, बच्चे कर लेते हैं इसको, है ना। बच्चे तो मैं आजकल देख रहा हूं कि 9th क्लास के बच्चे आजकल एससी वर्मा लगा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, और जो लोग जाकर 11th क्लास में करते हैं वो आजकल के बच्चे डिफरेंशिएशन, वेक्टर वगैरह सब सीख लेते हैं। ये अच्छी बात होती है ना। लेकिन बेसिक नहीं खराब करना चाहिए, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। एक प्रोसेस के थ्रू अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन को। उसके लिए लेकिन जरूरी है, मैं बता दूं आप लोगों को, 9th का बच्चा अगर थोड़ा चाह जाए ना तो बहुत अच्छा सीख सकता है, क्योंकि उसके पास सीखने की क्षमता, मतलब सीखने की इच्छा बहुत होती है उसके पास, है ना। चले देखिए, अब एक और दे रहा हूं मैंने बोला 35 मीटर पर सेकेंड को बदलिए किलोमीटर पर आवर में। मैंने कहा भाई कुछ मत करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 5 7 जा, और 7 × 18 मल्टीप्लाई कर लेना भाई यार, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना ले रहा हूं, आप भी कहोगे सर क्या इतना आसान क्वेश्चन बना रहे हो। चलिए देख लेते हैं। आप ऐसे गए फिर वापस आ गए, चलिए 10 मीटर गए आप 4 सेकंड में, फिर अगला 4 मीटर गए आप 2 सेकंड में। मैंने पूछा आपसे स्पीड, पूछा आपसे, क्या पूछा आपने, स्पीड। भैया टोटल डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितना हो गया 12, और टाइम कितना हो जाएगा, नहीं 12 नहीं भाई 14, ऐसे, हाँ भाई ऐसे तो चलिए 10 और 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, और 4 2 हो जाएगा 6, यानी 7/3 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसान होता है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, आपने तो पढ़ा सर यूनिफॉर्म, अभी देखो इसमें 2 चीजें होंगी बेटा। यूनिफॉर्म मोशन अगर हुआ तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब हम लगाते हैं
एवरेज स्पीड। क्या लगाते भाई लोग? हाँ, एवरेज स्पीड। ठीक है ना? चलिए, नहीं समझ में आया, 2-3 बार रिपीट करिए इसको। एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, देन वी गेट एवरेज स्पीड। तो लिख लीजिएगा इसको डेफिनेशन कि व्हेन टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देन वी गेट एवरेज स्पीड, है ना? मतलब यहाँ क्वेश्चन करा देना ढेर सारे इसमें। ये हो गया t1 समय में ये x1 डिस्टेंस चला, ये t2 समय में अगर x2 डिस्टेंस चला, और अगर ये t3 समय में x3 डिस्टेंस चला, तो जो v एवरेज लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई और t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा भाई साहब। एक बात ध्यान रखिए, पूरा नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म। ये क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म। ये क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म। पूरा भले आपका क्या हो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अकेले अकेले क्या हो गया भैया? ये यूनिफॉर्म। मतलब अगर मैं यहां का स्पीड v1 लिखूं, यहां का v2 लिखूं, यहां का v3 लिखूं, तो मैं यहां पर एक रिलेट कर सकता हूं v1 इक्वल्स टू x1 बाई t1, v2 बराबर x2 बाई t2, यानी x1 भी निकाल सकता हूं यहां से v1 t1, और t1 भी निकाल सकता हूं यहां से क्या? x1 बाई v1। मतलब मैं इस जगह पर पूरे में तो नहीं लगा सकता ये डायरेक्ट, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं क्या मान सकता हूं? मोशन यूनिफॉर्म मान के स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। थोड़ा स्पीड ज्यादा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सब इससे मैं अच्छा कंटेंट बता दूं आप लोगों को, है ना? अगर अच्छा बच्चा होगा तो 2-3 बार रिवाइज करके वो कवर कर ले जाएगा, है ना? चलिए आइए देखते हैं, एक लेते हैं जर्नी, छोटी जर्नी लेते हैं, और उस जर्नी में मैं मान ले रहा हूं कि v1 स्पीड से t1 समय तक चला और v2 समय तक v2 डिस्टेंस स्पीड t2 समय तक चला। और जनरली 40% बच्चे इसका v एवरेज कैसे निकालते भाई? v एवरेज निकालते हैं ऐसे बोल देते, लो सर आपने वहां x1 x2 रखा था, यहां t1 प्लस t2 हो गया, यहां वहां पर x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2 था, सर ऊपर जो दिखा मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ये क्या है? गलत है। कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला अभी भी मेरा वही है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो चलिए सर, अपने पास तो टाइम का बौछार है, टाइम रख लूंगा, लेकिन लफड़ा इज हियर भैया। x1 कहां से ले आओगे? कहा रुक जाओ, ले आ रहा हूं मैं, यही तो x1 है ना। तो बोलो v1 बराबर कितना हो गया? x1 बाई t1। तो बोलो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 t1। अगला बोलो v2 t2, काम खत्म। इसमें स्पेशल केस बना लो। स्पेशल केस क्या बना दिया भैया? बना दिया मैंने, माना सर v1 चल रहा है, v2 चल रहा है, लेकिन दोनों इक्वल टाइम में चल रहा भाई, इक्वल टाइम में चल रहा है। तब उस केस में क्या करते हैं? v एवरेज में, है ना? इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके ला रहा हूं, और करते क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये आ गया। अब आने के बाद सोचो क्या क्या हट जाएगा। क्या समय सेम है ना, टाइम सेम है। ये टाइम ये वाला चला जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, है ना? चलो डिलीट 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 डिलीट। अब क्या करेंगे भाई? सही क्या हो जाएगा? 2v1t और 2t, नहीं सॉरी, जगह थोड़ा नीचे कम बचा है, क्या करें? इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इस समय नहीं बचा। और थोड़ा सीखने को बहुत कुछ है इसमें यार, है ना? शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है इसको यूज करने बोर्ड को, है ना? चलो आ जाइए। सर क्या हो गया हमारा? t दोनों सेम हो गया, तो मतलब t कॉमन हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा, और t2 हो जाएगा tt 2t, तो t से t कट जाएगा, और v एवरेज की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2 बाई। दैट्स ऑल। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो कुछ ऐसे है भाई साहब। इन्होंने कहा ठीक है, आप इस बार तुम जो है क्या चलो x1 चलो, लेकिन इस बार चलोगे v1 स्पीड से, और x2 चलोगे कितने स्पीड से? v2 स्पीड से, है ना? तो ध्यान रखिए, अब तो इतना बच्चा समझदार हो गया कि सर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा मैं, x1 प्लस x2 अपॉन v1 प्लस v2। ना, हमारा फॉर्मूला अभी भी वही है, v एवरेज। सर x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। अपने पास तो x1 x2 है,
लेकिन लफड़ा किस चीज का है? सर टाइम नहीं है। तो सर यहां से टाइम निकालो ना। सर v1 बराबर x1 बाई t1, तो t1 कितना हो जाएगा? x1 बाई v1। अगला बोलो x2 बाई v2। काम खत्म, काम खत्म भाई, है ना। चलिए अब आप लोगों को इस पर एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, है वो इसी का स्पेशल केस ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मतलब मैं ले रहा हूं डिस्टेंस इक्वल ले रहा हूं, समझेगा समझो। इक्वल डिस्टेंस x, ये भी x, ये चल रहा है v1 से, ये चल रहा है v2 से। फिर वही लगाइए v एवरेज का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स। सर टाइम नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो x कितना हो जाएगा? 2x, x कॉमन तो क्या बचेगा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। और यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त एलसीएम v1 v2, v2 प्लस v1 लिख लो मेरे भाई, और 2 ने 2 को, 2 कहां से आ गया? अरे 2 नहीं होगा, 2 नहीं है वो, x है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये तो सब मिटा ही दिया मैंने। 2x v2 प्लस v1, और यहां पर है आपका x। हाँ x कटेगा, तो क्या बचने वाला है? 2v1 v2 अपॉन में v2 प्लस v1। देखिए कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी बात पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं पहले a से b गया v1 स्पीड से, और फिर मैं b से a आ रहा हूं v2 स्पीड से। देखो वही क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है, डिस्टेंस सेम है, तो फिर क्या करोगे? v एवरेज बराबर, सर मैं मान ले रहा हूं कि x गया और x आया, तो आ गया x बाई एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? x बाई v1, x बाई v2। सॉल्व कर लीजिए, देखिए वही आएगा, सॉल्व कर लीजिए वही आएगा। थोड़े अगर बड़े क्वेश्चन देखा जाए, थोड़े लेवल 2 के क्वेश्चन देखे जाए, ये लेवल 1 का था, लेवल 2 का क्वेश्चन देखिए। सर ये 3 इक्वल डिस्टेंस, ये चल रहा है u से चल रहा है, v से चल रहा है और w से चल रहा है। 3 इक्वल डिस्टेंस u से चल रहा है, v से चल रहा है, w से चल रहा है, तो मैंने इक्वल डिस्टेंस को x और x मान लिया। तो बोलो v एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर टोटल डिस्टेंस, सर x प्लस x। कोशिश करिए बेटा रुक के समझने के लिए, है ना। थोड़ा सा रात ज्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से 1 बज गया है ना, तो थोड़ा जल्दी में है ना, कल एग्जाम भी है अपने यहाँ। चलो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बाई कितना हो गया u, ये हो जाएगा x बाई v, और यह आ जाएगा x बाई w। कितना हो जाएगा भाई? 3x, और x कॉमन होगा तो कितना बचेगा? 1 बाई u प्लस 1 बाई v प्लस 1 बाई w। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 3uv। अरे भाई कितना जल्दी लिख रहा हूं मैं, vw uw uv, ये आपका आंसर। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपने अभी स्पेशल केस देखे ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो आप एक इरोडो में क्वेश्चन है उसको खटाक से लगा लोगे। अब सोचिए इरोडो क्वेश्चन आपसे अभी लग सकता है अगर आपने थोड़ा मेहनत कर दिया हो, ठीक है ना। और मेरा देखिए ये एम है कि मैं चैप्टर एंड में कम से कम लेवल 8 तक क्वेश्चन बनाऊं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 8 लेवल, ताकि बच्चा जब 8 लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो लगे हाँ भाई साहब मैं किसी से पढ़ रहा हूं। तब आप बोलिएगा फिजिक्स मतलब कौन पढ़ा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्त को भी कहिएगा कम से कम इसका बेनिफिट लें। सब चीजें कॉमन ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बना सकते हैं। बाय बाय सबको।